हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू एंड ओनली यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। यानी कि अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लिए। ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो गया था इसलिए वैसा हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं करने दिया। आज तो आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं ना, आज आप वो कर लीजिए जो आप करना चाहते थे, राइट। तो आप अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि कोई भी और कल को अगर आप किसी और के कहने अनुसार भी चलते हैं, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो भी पल्ला झाड़ लेगा कि तुम्हारे पास दिमाग था, तुम कर सकते थे, राइट। तो आपके ही एक्शंस आपकी जिंदगी का जो भी रास्ता चल रहे हो उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अपनी सेहत के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Reading comprehension and practice exercise discussion for SSC CGL mains. Where do they feel greater stress? At home or in school? उनको ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ मिलता है, कहाँ लगता है, घर पे या स्कूल में? Are they able to complete the syllabus on time? क्या वो समय पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं? How does stress impact their teaching? उनके पढ़ाने के तरीके में या पढ़ाने के लिए जो भी वो कार्य करते हैं पढ़ाने का, उसमें स्ट्रेस किस तरीके से प्रभावित करता है। These are some of the questions that the over 4 lakh teachers in Bihar's government schools will be asked as part of a mental health survey. बोल रहे हैं ये उन सवालों में से कुछ सवाल हैं जो लगभग 4 लाख से भी ज्यादा टीचर्स जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार में अब कास्ट बेस्ड सेंसस के बाद में मेंटल हेल्थ सर्वे होना स्टार्ट हो गया है, टू बी कंडक्टेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। इस मंथ के अंत तक ये किया जाएगा। द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज बीन टास्क्ड विद दिस जॉब इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट राइजिंग टीचर एब्सेंटिज्म। बोल रहे हैं जो स्टेट काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग का, उन्होंने ये टास्क इसलिए किया है क्योंकि उनके पास में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं कि भाई टीचर्स जो हैं वो बार बार एब्सेंट हो रहे हैं एंड इनएबिलिटी टू टीच द सिलेबस इन टाइम, और वो समय पे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, एज वेल एज रिपोर्ट्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट मेटेड आउट टू स्टूडेंट्स। और कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब पनिश करना किसी भी तरीके से, ठीक है, बच्चों को पनिशमेंट देते हैं। तो ये सब कंप्लेंट्स टीचर की आ रही है। आपको पता है कॉर्पोरल पनिशमेंट देना अलाउड नहीं है एज पर आवर लॉ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि नहीं है अलाउड, ठीक है। पहले जमाने में होता था कि टीचर बाहर खड़ा कर देते, डांट देते, थप्पड़ मार देते, स्टिक से मार देते थे, अब वो चीज अलाउड नहीं है। While the challenges that teachers face, especially in government schools, are well known. बोल रहे हैं हालांकि जो challenges ये teachers face करते हैं सरकारी स्कूल के सब जानते हैं। Any policy that seeks to relieve some of their pressure would require आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स इन्वॉल्व। लेकिन अगर हमें कोई भी ऐसी पॉलिसी बनानी है जो उनके इन चैलेंजेस को कम कर सके, तो उसके लिए हमें मुख्य कारण ढूंढने पड़ेंगे, क्या कारण है जिस वजह से उनके लिए उनके आगे ये चैलेंजेस आते हैं। द बिहार गवर्नमेंट सर्वे इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स दैट। और बिहार गवर्नमेंट का ये जो सर्वे है ये मुख्य एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कदम है इस दिशा में। Teachers have pointed to the demands of non-teaching assignments such as election duty and the conduct of the recent caste survey in the state. देखो अब जब हमने वन कंट्री वन इलेक्शन वाला जो हमने पूरा पढ़ा था, उस टाइम पे हमने ये चीज कही थी कि देखो कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनकी ड्यूटीज लगाई जाती है, स्पेशली टीचर्स की। तो उस ड्यूरेशन में स्कूल्स क्या होते हैं, बेसिकली वो इनऑपरेटिव होते हैं। वहां के टीचर्स अगर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं या जनगणना वगैरह में लगे हुए हैं, तो उनका उस टाइम पे कौन पढ़ा रहा है, राइट। तो इस वजह से, और फिर अब जून के 2-3 महीने, अब साल में देखो एक बारी तो बिहार गवर्नमेंट के स्टेट इलेक्शंस हो गए, ठीक है, स्टेट जिसको असेंबली इलेक्शन भी बोला जाता है, स्टेट इलेक्शन हो गए। दूसरी बारी जो हम केंद्र सरकार चुनते हैं उसके इलेक्शन होंगे, सेंट्रल इलेक्शन होंगे। फिर उसके बाद में अभी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है, उसमें टाइम लगा है। अब ये दूसरा एक सर्वे हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा। तो यानी कि आधे से ज्यादा समय, साल के 2 से 3 महीने टीचर्स बिजी हैं,
ठीक है, तो उस दौरान में जो वो सब सिलेबस कंप्लीट करवा सकते थे वो कौन करवाएगा? उस टाइम पे तो क्लासेस नहीं चल रही। तो इस वजह से टीचर्स ने पॉइंट आउट किया है कि जो नॉन टीचिंग असाइनमेंट हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी या फिर जो जैसे रिसेंट कास्ट सर्वे हुआ इसको कंडक्ट करवाना, एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ द मिड डे मील, और क्योंकि उनको मिड डे मील का संचालन भी करना पड़ता है, which all too often keep teachers from doing justice to their primary duties, जिसकी वजह से वो कई दफा ज्यादातर समय अपनी जो प्राइमरी जिम्मेदारी है टीचिंग की उसके साथ में जस्टिस नहीं कर पाते, उसको पूरी तरीके से निभा नहीं पाते। ये टीचर्स ने शिकायत करी है। Addressing these concerns will ensure that teachers are equipped to perform the demanding job of nurturing young minds. अगर हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं, ये जो कुछ भी चिंताएं हैं इनसे निपट जाते हैं, तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो टीचर्स हैं उनका जो एक बड़ा डिमांडिंग जॉब है कि यंग माइंड्स को नर्चर करना, भरण पोषण करना, उनको पोषित करना, अच्छे विचारों से, अच्छे व्यक्तित्व से पोषित करना, ये वो प्रॉपरली कर पाएंगे। आपने देखा है स्टार्टिंग के लोग जो थे, हमारे दादाजी, फादर वगैरह, वो सब सरकारी स्कूलों से पढ़े थे। उसके बाद हम लोग हो गए, हमारे आगे वाली जनरेशन होगी, हम इनमें किसी को भी सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। रीजन क्या है? हम सबको पता है कि सरकारी स्कूल्स का जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, वो गिर रहा है लगातार। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं उसमें। कुछ जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है लोग, वो रिजर्वेशन को भी इसका कारण बताते हैं कि भाई अगर वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होंगे तो कैसे वो पढ़ा पाएंगे। बट और भी बाकी सारे चैलेंजेस हैं, केवल वो एक चैलेंज नहीं है, वो एक कारण नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे अगर वो 2-3 महीने बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो वो कैसे करेंगे? उसके बाद में आप उनके ऊपर और बर्डन डाल रहे हैं, और जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, तो यही होगा। ठीक है, it could also mark a turnaround for a state that has in the past benefited from creative interventions in the field of education, बोल रहे हैं। और ये उस स्टेट के लिए, बिहार जो है एक ऐसा स्टेट है जिसने पहले भी कई बार क्रिएटिव आइडियाज लाके एजुकेशन की फील्ड में क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके चीजें चेंज करी हैं। उनके पास एक और मौका है कि वो फिर से चीजों को चेंज कर पाए, टर्न अराउंड कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द 2006 मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, क्योंकि उदाहरण के तौर पे 2006 की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का उदाहरण दे रहे हैं। वन ऑफ द पेट स्कीम्स ऑफ नीतीश कुमार गवर्नमेंट, जो नीतीश कुमार सरकार की मुख्य स्कीम है, उनकी विचार की स्कीम है, उसके बारे में, अंडर विच गर्ल्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 वर गिवन फ्री बाइसिकल्स टू गो टू स्कूल, जिसके तहत क्लास 9 से 12 की लड़कियों को बाइसिकल्स दी गई थी फ्री में, ताकि वो स्कूल जा पाए। क्योंकि जो 8वीं 9वीं क्लास होती है या 7th क्लास होती है, उसके बाद में बच्चों को स्कूल से निकाल लिया जाता था। मेंस्ट्रुएशन भी एक रीजन बताया जाता था कि स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है लड़कियों को कि वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद में, वो साइकिल स्टार्ट होने के बाद में स्कूल जा पाए। तो फिर पेरेंट्स सोचते थे कि रहने दो, क्या करना है। फिर उसके बाद जाने का साधन नहीं कि पेरेंट को किसी को दूर के स्कूल में छोड़ने जाना पड़ेगा, लेने जाना पड़ेगा, तो बेटर है कि घर पे बैठाओ। ठीक है, सेफ्टी की इशू है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पेरेंट्स को चिंता नहीं करनी है, बच्चों को हमने साइकिल दे दी है, वो खुद आ सकते हैं। राइट, resulted in the secondary school enrollment of girls increasing by 30% within a year, जिसके बाद में जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक साल के अंदर अंदर ही सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट में लड़कियों का 30% हिस्सा बढ़ गया, यानी कि 30% ज्यादा एनरोलमेंट हुआ। A majority of students who enroll in government schools belong to socially and economically backward sections of society, बोल रहे हैं आज का स्टेटस ये है कि जो ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में एनरोल करते हैं वो बेसिकली सामाजिक और इकोनॉमिकली पिछड़े तबकों के लोग होते हैं। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे नॉट ओनली स्टे इन स्कूल, तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि वो ना केवल स्कूल में रहें बट ऑल्सो रिसीव क्वालिटी एजुकेशन, बल्कि स्कूल में रहते हुए ना अच्छी शिक्षा भी मिले। ठीक है, और देखो अच्छी शिक्षा के ऊपर सबका अधिकार है। राइट, द रोल ऑफ द टीचर इज इन क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, और एक शिक्षक का जो रोल होता है, उसका जो एक भाग होता है, पार्ट होता है कि हम एक सही एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर ही एक वो व्यक्ति है जो आपके भविष्य को शेप कर सकता है। फॉर बिहार and indeed for other states, this is an end worth
पुशिंग, बोल रहे हैं बिहार, और केवल बिहार नहीं बाकी स्टेट्स के लिए भी ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोना है, छोर है जिसको और ज्यादा पुश करने की जरूरत है और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है. Helping teachers do their jobs better would serve the larger cause of ensuring a better education for the nation's young. बोल रहे हैं कि अगर हम टीचर्स की मदद कर सकें कि वो अपना काम, अपनी जो जॉब है, ड्यूटी है, उसको अच्छे से निभा पाएं, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा एक कॉज है कि हमारे देश के जो युवा हैं उनकी एजुकेशन बेहतर हो सके, हम उसको सपोर्ट करेंगे. A vision outlined in the National Education Policy 2020 as well, जो कि एक विजन है, एक दूरगामी सोच है किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसमें भी ये बात रखी गई है. Not just children, adults in the classroom need the right environment to. केवल बच्चों को ही नहीं सही एनवायरनमेंट चाहिए, उस क्लासरूम में मौजूद एडल्ट यानी कि जो हमारे टीचर हैं उनको भी सही एनवायरनमेंट की ज़रूरत है. हम क्या फ़ायदा जब हमारे टीचर इतने स्ट्रेस में होंगे, वो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकालेंगे, उनको बर्डन करेंगे, उनको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हमें सैलरी तो आनी है, क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा प्रेशर लेके. फिर बच्चों के पेरेंट्स, क्योंकि ये सामाजिक और इकोनॉमिक गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग फिर ट्यूशन्स के लिए इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते. फिर बच्चे अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो फिर यही सोचते हैं कि ठीक है तुम जाओ, जो हम फैमिली बिजनेस मतलब फैमिली का जो काम कर रहे हैं, चाहे कोई दिहाड़ी लगा रहा है, चाहे कोई जो भी काम कर रहे हैं XYZ, आप वही कंटिन्यू करो, छोड़ दो, पढ़ाई नहीं होती आपसे. बल्कि ये नहीं सोचा जाएगा कि भाई हो सकता है कि पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी रह गई हो, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, राइट. और बच्चे का खामखा में अगर बच्चा पढ़ना भी चाहता होगा तो उसका स्कूल छूट जाएगा. Which organization in Bihar has been tasked with conducting the mental health survey among teachers? कौन से डिपार्टमेंट का काम है? State Council of Educational Research and Training. Option C is correct. Which of the following can be inferred about the reasons for the mental health survey among teachers in Bihar government school? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कारण मुख्य बताया गया है मेंटल हेल्थ सर्वे करवाने के लिए बिहार गवर्नमेंट के टीचर्स में. तो वो एब्सेंट हो रहे हैं बहुत सारे टीचर्स और टाइम पे सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पा रहे हैं और कॉर्पोरल पनिशमेंट्स दी जा रही हैं बच्चों को. ठीक है, देखते हैं. इट इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मिड डे मील. तो मिड डे मील की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये सर्वे करवाया जा रहा है? नहीं ना, इनकरेक्ट. इट इज एन अटेम्प्ट टू सोनली एड्रेस टीचर्स कंप्लेन्स अबाउट इलेक्शन ड्यूटी. क्योंकि टीचर्स ने कंप्लेन करी है कि भाई आप हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगा देते हो बार बार, इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है. ऐसा नहीं है, टीचर्स की इलेक्शन ड्यूटी लगती है, उससे पढ़ाने में प्रॉब्लम आती है, सबको पता है, ये जग जाहिर बात है. इसके लिए सर्वे अलग से करवाने की जरूरत नहीं है. सर्वे टीचर्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर कराया जा रहा है. सर्वे का नाम ही जब मेंटल हेल्थ सर्वे है तो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कराया जा रहा है. इट इज अ रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स लाइक टीचर्स एब्सेंटिज्म, inability to teach the syllabus on time and reports of corporal punishment. Option C is correct. What can be inferred from the passage regarding the मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना? बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत के बारे में पैसेज के अनुसार क्या बात कही गई है. तो पैसेज के अनुसार यही कहा गया है कि 30% लड़कियों का एनरोलमेंट ज्यादा हुआ सीनियर सेकेंडरी में. ठीक है. The scheme was initiated by Nitish Kumar government to provide bicycles to all students. सभी बच्चों को नहीं दी जा रही थी, 9 से 12 की लड़कियों को दी जा रही थी. The scheme led to a 30% reduction नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है. The scheme was focused on providing free bicycles to girls from class 9 to 12. Option C is correct. यही थी स्कीम का बेसिक पर्पस, यही था. So option C is correct. Based on the passage, what role do teachers play in government schools? क्या का रोल है टीचर्स का? वो बच्चों के भविष्य को शेप अप करते हैं, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट. उनको शेप अप करते हैं, उनको नर्चर करते हैं. टीचर्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री बाइसिकल्स टू स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट है ये बिल्कुल. टीचर्स प्ले अ माइनर रोल इन क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग. टीचर ही तो मेन है जो आपको पढ़ना लिखना समझना सिखाते हैं, है ना. अगर कोई घर में किसी में माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है, पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो सोनली डिपेंड करते हैं टीचर के ऊपर, राइट. और अगर पढ़े लिखे हैं भी, आज का दौर ऐसा है कि माता पिता के पास में टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंस उनका टीचर के ऊपर है, राइट. तो वही बेसिक
एक सीढ़ी है बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. Teachers are the key figures in ensuring students receive a basic education without focusing on quality. Incorrect है, quality के ऊपर फोकस करना ही टीचर्स का काम है, राइट? सो ये इनकरेक्ट हो जाता है. टीचर्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि टीचर्स का ही एक मुख्य रोल होता है कि वो बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बना सकें और क्वालिटी शिक्षा प्रदान कर सकें. ठीक है. What is the tone of the passage regarding the mental health needs of teachers in Bihar? सपोर्टिव है, वो बोल रहे हैं कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, टीचर्स की हेल्थ की भी ज़रूरत है, उनको उनकी हेल्थ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है. केवल बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, वहाँ पे काम कर रहे हैं टीचर्स के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए. डिसमिसिव मतलब वो नहीं मान रहे, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. इनकरेक्ट. इनडिफरेंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर की मेंटल हेल्थ से, ऐसा भी नहीं है. क्रिटिकल भी नहीं है. सपोर्टिव. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एंटोनिम बताना है हमें कंप्लेंट का. माई कंप्लेंट इज दैट द गार्डनर डोजेस ऑफ ड्यूरिंग वर्क. अब कंप्लेन है तो आप दूसरी तरफ उसकी प्रेज कर रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे, राइट? तो कंप्लेन मतलब शिकायत. चैलेंज. चैलेंज मतलब कोई चुनौती. कार्प मतलब निंदा करना. प्रेज मतलब तारीफ करना. डिम्योर मतलब की आपत्ति. सो ऑप्शन सी प्रेज इज करेक्ट. यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी. डिपेंडेंट ऑन मी नहीं, डिपेंड ऑन मी हो सकता है. यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन मी. ठीक है, हमें करेक्ट चूज करना है ऑप्शन. डिपेंड ओवर मी, ओवर नहीं आएगा. डिपेंड फॉर मी नहीं आएगा. डिपेंड एट मी नहीं आएगा. डिपेंड ऑन मी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज. ऐसे व्यक्ति को जो रिस्क लेने के लिए, नए नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार रहता है, उसको क्या बोला जाता है? रेजोल्यूट. रेजोल्यूट मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला. ठीक है. डेस्परेट. डेस्परेट मतलब होता है हताश. एडवेंचरस. एडवेंचरस मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेने के लिए तैयार रहे हमेशा, है ना, और नए नए आइडियाज अपनाने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, साहसी काइंड ऑफ. मिथिकल. मिथिकल मतलब पौराणिक. सो ऑप्शन सी एडवेंचरस इज करेक्ट. एक्सुबरेंस. एक्सुबरेंस का मतलब होता है उत्साह. चेयरफुलनेस, एक्साइटमेंट. अब इसका सिनोनिम बताना है. वाइब्रेंसी. वाइब्रेंसी इसका सिनोनिम आ रहा है. वाइब्रेंसी मतलब जीवंतता, एनर्जी, लाइव. लेजीनेस, आलस. सिंपैथी, सहानुभूति. इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता. तो इनमें से कोई भी वर्ड एक्सुबरेंस से मैच नहीं करता है सिवाय वाइब्रेंसी के. ऑप्शन ए इज करेक्ट. राकेश विल विन द लॉटरी. राकेश लॉटरी जीतेगा. अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? द लॉटरी पहले आ जाएगा, द लॉटरी, फिर विल, फ्यूचर की बात है ना, तो द लॉटरी विल बी, विन का क्या बन जाएगा? वन. वन और किसके द्वारा? बाय राकेश. द लॉटरी इज वन. जीती नहीं गई है, जीती जाएगी, तो इनकरेक्ट हो गया. द लॉटरी विल हैव वन. विल हैव नहीं आएगा. द लॉटरी विल बी वन बाय राकेश. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Those verses are collectively known as भागवत गीता. बोल रहे हैं वो जो छंद हैं, वर्सेस हैं, उनको एक साथ मिला के हम भगवत गीता बोलते हैं. His hesitation before the battle against his family became the occasion for his friend and character Lord Krishna to deliver a discourse on dharma. बोल रहे हैं जो उसकी झिझक थी कि मैं अपने ही परिवार वालों के अगेंस्ट, अपने ही फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट कैसे युद्ध करूं, तो वो एक हिस्सा बन गया, एक पल बन गया जिस क्षण में उनका दोस्त और जो उनका चैरियट चला रहा था, सारथी जिसको बोल रहे थे, सारथी कौन थे उनके सारथी? लॉर्ड कृष्णा. अब यही से हमें समझ में आ गया कि हम महाभारत के उस एपिसोड की बात कर रहे हैं, उस पल की बात कर रहे हैं जब अर्जुन जो है वो झिझक रहे थे कि मैं अपने ही परिवार के अगेंस्ट में कैसे लड़ूं. तब लॉर्ड कृष्णा ने उनको कुछ धर्म के ऊपर ज्ञान दिया था, और वही जो ज्ञान था, वही जो छंद थे, वो भगवत गीता कहे जाते थे. क्या कहा था? कि भाई अपने भी गलत हो सकते हैं, तो उस गलत के खिलाफ लड़ना पड़ता है, राइट? यही उन्होंने कहा था. ये तो नहीं कहा था कि भाई आप माँ 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 करो, पिता पिता पिता, चाचा 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 करो, और फिर वो जो गलत करे उसको नजरअंदाज कर दो. यही है लॉर्ड कृष्ण की वाणी. अर्जुना वॉज वन ऑफ द 5 पांडवा ब्रदर्स who are the heroes of the Indian epic the महाभारत. बोल रहे हैं अर्जुन जो कि 5 पांडवों में से एक भाई था, वो पांडव जो कि हीरो थे. इंडिया का जो एक एपिक है क्या? महाभारत, उसके हीरोज थे, उनमें से एक अर्जुना.
ही वॉज द सन ऑफ गॉड इंद्रा एंड वॉज फेमस फॉर हिज आर्चरी. वो इंद्रदेव के बेटे थे और अपनी आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी, तीर वाला जो होता है ना तीर कमान, उसके लिए वो फेमस थे. ठीक है, फिर क्या हुआ, अब देखो हमें एक चीज पता चल गई यहां से. इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, सी स्टेटमेंट, जहां पे अर्जुन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो 5 पांडवों में से एक थे और ये पांडव जो थे महाभारत के युद्ध के हीरोज थे. सो फर्स्ट ये हो गया. ऑप्शन सी फर्स्ट कहाँ है, केवल एक इसमें है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेकेंड हो जाता है कि वो किसके बेटे थे, इंद्र के बेटे थे, उन्हीं के बारे में, अर्जुन के बारे में ही बताया जा रहा है. ठीक है, फिर बोला जा रहा है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट. फिर थर्ड हो गया कि वो झिझक रहे थे. कब झिझक रहे थे, युद्ध के दौरान में. तब उनके दोस्त ने उनके पास आके उनको धर्म के ऊपर ज्ञान दिया और वो जो छंद थे वही भगवत गीता का सार है, भगवत गीता कहलाए जाते हैं. ठीक है, अब देखो ए फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोज वर्सेस का मतलब दोज वर्सेस वो वर्सेस जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की गई, तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, हटा दो यहां से. बी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हिज प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया, तो बी हटा दो. डी फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन ही प्रोनाउन का इस्तेमाल, तो डी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है एंट्रेंस. एंट्रेंस मतलब जहां से आप अंदर आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है. ठीक है, वो एंट्रेंस. ब्रीफ संक्षिप्त. थंडर बिजली कड़कती है तो थंडर. और स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब लिखावट. सो STATIONERY, स्टेशनरी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अथॉरिटीज डिनाइड हिज सिंपल रिक्वेस्ट. अथॉरिटीज ने उसकी सिंपल सी रिक्वेस्ट भी डिनाई कर दी. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हिज सिंपल रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड बाय द अथॉरिटीज. ठीक है, सो his simple request has been नहीं आएगा. his simple request is denied नहीं आएगा. his simple had been नहीं आएगा. his simple request was denied by the authorities. option D is correct. the details were dashed from one person to other within no time. तो एक से दूसरे की तरफ क्या की गई, डिटेल्स शेयर की गई होंगी ना, तो पास्ड ऑन या पास डाउन होगा. ठीक है, तो डिटेल्स वर, तो यहां पे पास्ट अवे फिट नहीं बैठ रहा, पास्ट इन नहीं है, पास डाउन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द रूम वॉज वेरी क्वाइट. क्वाइट, अब देखो ये सारे एक जैसे दिखने वाले हैं. क्विट मतलब किसी चीज को छोड़ देना बीच में. क्विल्ट रजाई. क्वाइट और लास्ट है क्वाइट मतलब कि किसी एक्सटेंट तक. क्वाइट टू क्वाइट एन एक्सटेंट. ठीक है, सो ये वो वाला क्वाइट है. सो ऑप्शन सी क्वाइट इज करेक्ट, जिसका मतलब होता है शांत, चुप, शोर नहीं मचाना. तो रूम वॉज वेरी क्वाइट, तो रूम काफी शांत होगा, चुपचाप होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आईज बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमैटिक. अंडरलाइन स्टेटमेंट को सही ईडियम से रिप्लेस करना है. तो स्पीक हिज आईज नहीं होता, स्पीक्स हिज माइंड होता है. आप अपने दिल की बात या स्पीक्स हिज, या तो आप बोलोगे आई ऑलवेज स्पीक माई हार्ट या आई ऑलवेज स्पीक माई माइंड, यानी कि आपके जो भी दिमाग में है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वही बात बोलते हैं. ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ और चल रहा है बोल कुछ और है, दोगले इंसान नहीं हो. ठीक है, सो ऑप्शन सी स्पीक्स हिज माइंड इज करेक्ट. और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग की बात बोलेगा वो बड़ा डिप्लोमेटिक तो होगा नहीं, उसको सब लोगों को खुश करना तो आता नहीं होगा, राइट. तो स्पीक्स हिज माइंड. पास द बक, इस इडियम का मीनिंग बताना है. तो पास द बक का मतलब होता है दूसरे पर दोष डालना, राइट. प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, इनकरेक्ट. ट्राइंग टू काम डाउन, नो. ब्लेमिंग अनदर पर्सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. द लिजर्ड्स लाइट ब्राउन स्किन एक्ट्स एज कैमोफ्लाज इन द डिजर्ट सैंड. तो बोल रहे हैं कि डिजर्ट की रेत में लिजर्ड की जो कैमोफ्लाज मतलब होता है कि जो छुपा देता है उनको, राइट. जैसे फौजी लोग जो कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं, उनको जंगल के वातावरण में कैमोफ्लाज करते हैं, तो छुपा देते हैं, उसके साथ में मिला देते हैं, राइट. सो सेम चीज होती है कैमेलियन के साथ में, उसको भी यही किया जाता है कि उसकी स्किन वो बदलता है, वो क्या करता है, गायब नहीं होता, वो अपने आप को मिला लेता है आसपास की सरफेस से. तो बोल रहे हैं लिजर्ट की जो लाइट ब्राउन स्किन है वो एक कैमोफ्लाज का काम करती है डिजर्ट की सैंड में. अब इसका एंटोनिम बताना है. कैमोफ्लाज मतलब किसी चीज को छुपाना, तो एंटोनिम क्या होगा, उभारना, जाहिर करना, रिवील करना. क्लोथेड मतलब कपड़े से रिलेटेड. मास्क मतलब वही ढकना किसी चीज को. रिवील मतलब उजागर करना. सो ऑप्शन सी रिवील इज करेक्ट.
We have always been told retaliation is not the key to resolving problems. Retaliation का मतलब होता है बदला लेना, विद्रोह करना. तो बोल रहे हैं कि हमें हमेशा यही बताया जाता है कि रिटेलिएशन जो है, बदले की भावना जो है, वो सही तरीका नहीं है किसी भी प्रॉब्लम से निपटने का. राइट. सो अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है हमें. रिवेंज, आउटकम, रियलाइजेशन या पैम्पर. सो ऑप्शन ए रिवेंज इज करेक्ट. There is a general belief that these medicines heal ailments safely. These का प्रयोग इसको फर्स्ट स्टेटमेंट की कैटेगरी से बाहर कर देता है. तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, इन दोनों को हटा दो, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट होगा डी. चलो आगे देखते हैं. बोल रहे हैं कि जनरल आम धारणा है कि ये जो मेडिसिन हैं ये हर तरीके की और हील एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी परेशानी है उसको सेफली, यानी कि बिना कोई साइड इफेक्ट के या बड़े सेफ तरीके से हील कर सकते हैं, आराम पहुंचा सकते हैं. द सेफ हीलिंग इज एक्चुअली दैट विच डजेंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. अब सेफ हीलिंग का मतलब क्या हुआ? सेफ हीलिंग का मतलब हुआ वो परेशानी जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो. पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्राइव्स द ट्रेंड. बोल रहे हैं कि पॉजिटिव हमें हीलिंग मिले, यानी कि हम हील हो जाएं और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आए, यही आज का ट्रेंड है. ठीक है, ड्राइव्स द ट्रेंड. हर्बल मेडिसिन आर न्यू ट्रेंड दीज डेज. तो यहाँ से पता चल गया कि कौन से ट्रेंड की बात कर रहे हैं, कि हर्बल मेडिसिन जो हैं वो आज के तौर का एक नया ट्रेंड बन चुका है. हमारा फर्स्ट कहाँ पर है? बी में और सी में. ठीक है, इसके बाद में हमारा सेकंड स्टेटमेंट आएगा, ए स्टेटमेंट, जहाँ पे बोला गया कि आमतौर पे धारणा है कि ये जो मेडिसिन हैं ये हमें सेफली हील कर सकती हैं. तो ये हो गया सेकंड पॉइंट. दोनों में ही ए सेकंड पॉइंट है, यानी कि बी और सी में से हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या है. फिर उसके बाद में सेफली का मतलब क्या है, सेफ हीलिंग का मतलब क्या है? सेफ हीलिंग का मतलब है कि कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होना. तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. और फाइनल पॉइंट हो गया कि पॉजिटिव हीलिंग बिना कोई अनवांटेड इफेक्ट अपने बॉडी के ऊपर. इसी वजह से ये जो हर्बल मेडिसिन हैं ये आजकल का ट्रेंड बने हुए हैं. ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. सो डी ए बी सी, डी ए सी बी, डी ए बी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. The structure of human psyche, postulated by Sigmund Freud, dash of the ego, the superego and the id. बोल रहे हैं कि इंसान की आत्मा का, उसकी स्पिरिट का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि सिगमाउंड फ्रूड द्वारा बताया गया होगा शायद, ऑफ द ईगो, वो ईगो का है, सुपर ईगो का है और आईडी का है. The ego forms the part of our conscious mind. जो ईगो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, which we work with and are dash most dash of, जिसके साथ हम काम करते हैं या फिर ज्यादातर समय शायद जो हमारे साथ रहती है वो होगा. The super ego forms our conscience in the form of unconscious and works on the dash. जो सुपर ईगो है वो हमारे कंसाइंस, यानी कि सही गलत, राइट रॉन्ग, मॉरल्स को बनाती है. किस फॉर्म में? अनकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फॉर्म में, यानी कि जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमें बता देता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है. या हम बोलते हैं कि वो बड़ा उसूलों वाला इंसान है, तो उसूल वो ऐसा थोड़ी कि प्रैक्टिस करता है रोज के रोज, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फॉलो फिक्स हो चुके हैं, उसको पता है कि जो मैं करूंगा वो सही है या गलत है, वो उसके बारे में पहले सोचेगा, कोई भी व्यक्ति है. ठीक है. एंड वर्क्स ऑन डैश ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, और हमारे सामाजिक और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे काम करता है शायद, या उनके कारण काम करता है, उनके अनुरूप काम कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है. द आईडी रिप्रेजेंट्स आवर सबकॉन्शियस विच कंटेन्स ऑल डैश थॉट्स, डिजायर्स एंड ड्रीम्स. बोल रहे हैं. और अंत में जो आईडी बच गया, 3 पार्ट्स में बताया ना, तो जो आईडी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके तहत हमारे सारे नेगेटिव पॉजिटिव किसी तरीके के विचार, डिजायर्स, ड्रीम्स जो हैं वो उसके अंतर्गत होते हैं. ड्रीम्स वर्क एज अ फ्री पाथवे इनटू द सबकॉन्शियस. बोल रहे हैं जो हमारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो एक फ्री रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, आवागमन का रास्ता है हमारे सबकॉन्शियस के बीच में और हमारे बीच में, विच इज एन इनएक्सेसिबल जोन इन जनरल, जो कि वैसे हम
एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है, पर हम सपनों के जरिए अपने सबकॉन्शियस में जा पाते हैं। कई बार होता है ना कि हमने सपना देखा कि मैं बहुत अमीर बन गया, या फिर मैं किसी से मेरी पर्सनल लेवल पे लड़ाई होगी और मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, सपने में उनको भर के गालियां दे रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ उनके साथ में, जो मेरे दिल में इतने सालों से बात दफन होगी मैं उनको सपने में बोल रहा हूँ। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में हमारे जो विचार हैं अभी के, वो सब वहां पे ट्रैवल कर पाते हैं। इट कैन ऑल्सो कंटेन डैश सीन्स और इमेजेस दैट अपेरेंटली हैव नो रिलेशन टू एनीथिंग रिलेटेड टू द पर्सन। और बोल रहे कई दफा ये ऐसे सीन्स या इमेजेस भी क्रिएट करते हैं जिनका आम तौर पे किसी उस व्यक्ति के साथ में कोई भी संबंध नहीं होता। कभी अचानक से कहीं पे बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग या किसी और का ही कुछ अजीब सा ही घर, अपना घर दिखने लग जाता है, राइट। सपने में ये सब चीजें होती हैं। सबसे पहला है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइक एज पोस्टुलेटेड बाय सिगमंड फ्राउड डैश ऑफ ईगो कंसिस्ट ऑफ ईगो। उसी के बारे में बताएगा ना कि उन्हें सिगमंड फ्राउड ने क्या बोला है उसके बारे में, किस तरीके से बना है हमारा साइक जो है, हमारी सोल जो है वो, तो उसके बारे में उन्होंने बोला डिजायर्स नहीं होगा, ठीक है, लैक्स नहीं होगा, लैक्स मतलब कमी, डिजायर मतलब चाहत, किसी चीज की इच्छा, राइट। ग्रैपल्स मतलब किसी चीज का स्ट्रगल करना, स्ट्रगलिंग कोई चीज, या कंसिस्ट मतलब उनसे बनी हुई है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ईगो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड विच वी वर्क विद एंड आर मोस्ट डैश ऑफ, अफ्रेड ऑफ, उससे हम डरते हैं, डिपेंडेंट ऑफ नहीं होगा, डिपेंडेंट ऑन हो सकता था, अवेयर ऑफ मतलब हम उसी के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। सो ऑप्शन सी अवेयर ऑफ इज करेक्ट। द सुपर ईगो फॉर्म्स आर कॉन्साइंस in the form of unconscious and works on the dash of social and cultural influences, works on the love of, counter of, understanding of, या works on the basis of। तो यहाँ पे works on the basis of, उन्हीं की वजह से वो काम करते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे काम करते हैं कि किस तरीके से हम कौन से समाज में रहते हैं, कैसी हमारी परवरिश हुई है, हमारे कल्चर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। The ID represents our subconscious which contains all dash thoughts, desires and dreams। बोल रहे हैं जो ID है वो हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारे सारे डैश थॉट्स, डिजायर्स और ड्रीम से बना होता है। रिप्रेस्ड मतलब दबे हुए वो विचार भावनाएं जो हम सबके सामने एक्सेप्ट करने से डरते हैं या नहीं कर पाते हैं, पर हमारे दिमाग में होती हैं वो चीजें कि हम करना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पाते शायद। हैवी बहुत भारी, लीगल मतलब कानूनी तौर पे, और सैंक्शन मतलब स्वीकृत, जो एक्सेप्टेड होते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेस जो हमारे दबे हुए थॉट्स, डिजायर्स या सपने हैं उनसे बना हुआ होता है, ठीक है, वो इसमें होते हैं सबकॉन्शियस में। इट कैन ऑल्सो कंटेन डैश सीन्स, पैरेलल मतलब लगातार एकदम सेम डिस्टेंस पे। कंस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित। कंक्यूरेंट का मतलब समकालीन, साथ में चलने वाले। और बिजार मतलब अजीब से, असामान्य से, अजीबोगरीब से। सो ऑप्शन डी अजीबोगरीब से सीन्स और इमेजेस भी बनाते हैं जिनका किसी उस व्यक्ति के साथ में कोई लेना देना नहीं होता। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।